दोस्तों आइए सुनते हैं तेनालीराम की रोचक कहानी तेनालीराम और दो चोर। दोस्तों राजा कृष्णदेवराय समय समय पर कारागृह का निरीक्षण करते रहते थे। इसी क्रम में जब एक दिन वे कारागृह का निरीक्षण कर रहे थे तो एक कोठरी में बंद दो चोर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और दया की भीख मांगने लगे। वे कहने लगे, महाराज हम चोरी में माहिर हैं, चोरी के हर पैंतरे जानते हैं, राज्य के चोरों के बारे भी जानकारी रखते हैं। यदि आप दया कर हमें छोड़ देंगे तो हम आपके गुप्तचर बन उन चोरों को पकड़वाने में आपकी सहायता करेंगे। महाराज ने उन दो चोरों को छोड़ तो दिया, लेकिन एक शर्त भी रख दी। शर्त अनुसार उन्हें तेनालीराम के घर से बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी करनी थी। सफल रहने पर उनकी महाराज के गुप्तचर के रूप में नियुक्ति निश्चित थी, लेकिन असफल रहने पर उन्हें फिर से कारागृह में बंद कर दिया जाना था। दोनों चोरों ने महाराज की शर्त स्वीकार कर ली। रात में तेनालीराम के घर के बगीचे में झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ गए और तेनालीराम के परिवार की सोने की प्रतीक्षा करने लगे। रात का भोजन ग्रहण करने के बाद तेनालीराम रोज की तरह अपने बाग में घूमने निकला तो उसे झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। तेनालीराम तीव्र बुद्धि का था। उसने अंदाज लगा लिया कि हो न हो घर में चोर घुस आए हैं, लेकिन वह सामान्य बना रहा। उसने चोरों को ये भनक नहीं लगने दी कि उसे उनके होने का आभास हो गया है। बगीचे का एक चक्कर लगाने के बाद वह घर के अंदर गया और पत्नी को इशारों में बता दिया कि घर में चोर घुस आए हैं। फिर चोरों की सुनाते हुए ऊंची आवाज में पत्नी से कहने लगा, सुनती हो, इन दिनों राज्य में चोरी की वारदात बढ़ गई है, हमें भी सतर्क रहना होगा। क्यों न हम तुम्हारे जेवर और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं एक संदूक में भरकर कुएं में छुपा दें। कोई भी चोर कुएं में बहुमूल्य सामान होने की बात सोच ही नहीं पाएगा। पत्नी ने हामी भर दी। उसके बाद तेनालीराम एक संदूक लेकर बाहर आया और उसे जाकर कुएं में डाल दिया। झाड़ियों में छुपे चोरों ने तेनालीराम की बात सुन ली। वे बड़े खुश हुए कि अब तो आराम से वे तेनालीराम के घर से चोरी कर महाराज की शर्त पूरी कर लेंगे। वहीं बैठकर वे तेनालीराम के परिवार के सोने की प्रतीक्षा करने लगे। जब तेनालीराम का परिवार सो गया तो वे झाड़ियों से निकले और कुएं के पास गए। वहां बाल्टी और रस्सी रखी हुई थी। बिना देर किए वे बाल्टी से कुएं का पानी निकालने लगे और बगीचे में फेंकने लगे। पूरी रात वे कुएं से पानी निकालते रहे। भोर हो गई तब कहीं वे कुएं से संदूक निकालने में कामयाब हो सके। संदूक बाहर आ जाने के बाद उन्होंने खुशी संदूक खोलने लगे, लेकिन जैसे ही संदूक खुला उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसमें जेवर या बहुमूल्य वस्तुएं नहीं बल्कि पत्थर भरे हुए थे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि वे तेनालीराम द्वारा मूर्ख बनाए जा चुके हैं। तेनालीराम भी तब भी उठ चुका था। वह चोरों के पास गया और अपने बगीचे को सींचने के लिए धन्यवाद देने लगा। दोनों चोर बहुत शर्मिंदा हुए। तेनालीराम ने महाराज के सैनिकों को बुलवा भेजा था। कुछ ही देर वे तेनालीराम के घर पहुंच गया और दोनों चोरों को ले जाकर कारागृह में डाल दिया गया। दोस्तों आइए सुनते हैं तेनालीराम की दूसरी रोचक कहानी, अदृश्य वस्त्र, इनविजिबल क्लॉथ। दोस्तों एक दिन राजा कृष्णदेव राय के राज दरबार में एक स्त्री आई। वह सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। उसका सौंदर्य देख हर कोई मंत्रमुग्ध रह गया। स्त्री राजा का सादर अभिवादन कर बोली, महाराज मैं एक बुनकर हूँ। मैं हर प्रकार की बुनाई में पारंगत हूँ और अपने सहयोगियों के साथ जादुई वस्त्र निर्मित करने की दिशा में प्रयोग कर रहे हैं। अपने बुने वस्त्र का एक नमूना मैं आपके लिए लाई हूँ। इतना कहकर उसने हाथ में पकड़ी एक माचिस की डिबिया खोली और उसमें से एक सिल्क की साड़ी निकाली। उस साड़ी का कपड़ा अत्यंत मुलायम और हल्का थी। उसने वह साड़ी राजा को भेंट कर दी। राजा वह साड़ी देख आश्चर्यचकित रह गए। राजा बोले, तुम्हारा काम देख हम प्रसन्न हैं।
आज तक बुनकरी का इतना शानदार नमूना हमने नहीं देखा। स्त्री बोली, महाराज, मैं और मेरे सहयोगी एक विशेष तकनीक पर काम कर रहे हैं। उसी तकनीक से हमने इस वस्त्र को निर्मित किया है। साथ ही हम एक ऐसे वस्त्र भी बना रहे हैं जो इस साड़ी से भी मुलायम, पतले और हल्के हों। उसे ईश्वरीय वस्त्र कहा जा सकता है, क्योंकि वैसे वस्त्र मात्र देवतागण धारण करते हैं। राजा बोले, बहुत अच्छी बात है। बताओ किस प्रयोजन से हमारे पास आई हो? स्त्री बोली, महाराज, मैं आपकी सहायता की आस में आई हूँ। यदि आप हमारी योजना के लिए धन प्रदान कर दें तो आपका बड़ा उपकार होगा। राजा बोले, अवश्य, हम नई तकनीक विकसित करने के समर्थक रहे हैं। हम अवश्य तुम्हारी योजना के लिए धन प्रदान करेंगे, किंतु समय समय पर तुम्हें हमें अपनी योजना की प्रगति से अवगत कराना होगा और योजना पूर्ण होने के उपरांत सर्वप्रथम वह वस्त्र हमें दिखाना होगा। स्त्री प्रसन्न हो गई और सिर झुकाकर बोली, महाराज, मैं उस योजना में बुना पहला वस्त्र आपको भेंट करूंगी। राजा ने राजकोष से उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली दिलवा दी। थैला लेकर वह प्रसन्नतापूर्वक चली गई। समय बीतने लगा, किंतु बुनकर स्त्री ने अपनी योजना की प्रगति से राजा को अवगत नहीं कराया। राजा चिंतित हुए और अपने मंत्रियों और सेवकों को कार्य की प्रगति का मुआयना करने बुनकर स्त्री के पास भेजा। जब मंत्री और सेवक बुनाकर शाला में पहुंचे तो चकित रह गए। वहां करघे पर 7 व्यक्ति पूरी तन्मयता से वस्त्र बुन रहे थे, किंतु करघे पर कोई वस्त्र नहीं था, न ही कोई बुना हुआ वस्त्र वहां रखा था। वे वापस लौट आई और सारी जानकारी राजा को दी। राजा क्रोधित हो गए और तत्काल बुनकर स्त्री को प्रस्तुत करने का आदेश दिया। बुनकर स्त्री दरबार में उपस्थित हुई। उसके साथ एक कन्या भी थी जो हाथ में थाल लिए हुए थी। वह बोली, प्रणाम महाराज, मेरी भेंट स्वीकार करें। ये उस ईश्वरीय वस्त्र का नमूना है जिसके संबंध में मैंने आपको बताया था। इस वस्त्र की विशेषता यह है कि यह केवल उस व्यक्ति को ही दिखाई पड़ता है जो बुद्धिमान और चतुर है। मूर्ख व्यक्तियों के लिए यह अदृश्य है। देखिए महाराज, इतना शानदार वस्त्र आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कहकर उसने अपने साथ आई कन्या को इशारा किया और उस कन्या ने थाल राजा के सामने ले जाकर रख दी। राजा और मंत्रियों ने देखा कि वह थाली खाली है, किंतु स्त्री ने सबको अपनी बातों के जाल में उलझा दिया था। यदि कोई ये कहता कि उन्हें वस्त्र दिखाई नहीं पड़ रहा तो मूर्ख कहलाता। कोई मूर्ख नहीं कहलाना चाहता था, इसलिए सभी एक स्वर में बोले, अति सुंदर कारीगरी का ऐसा नमूना तो हमने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा अद्वितीय वस्त्र मात्र महाराज को ही शोभा दे सकता है। राजा उलझन में पड़ गए क्योंकि उन्हें वस्त्र दिखाई नहीं दे रहा था, किंतु वे ये बात कह नहीं सकते थे। अगर कहते तो मूर्ख कहलाते और नहीं कहने पर वह स्त्री स्वर्ण मुद्राएं हड़प लेती। उन्होंने तेनालीराम को अपने पास बुलाया और बोले, तेनालीराम, तुम तो सारा माजरा समझ रहे हो, अब तुम ही समाधान निकालो। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए उस स्त्री से कहा, देवी, आपकी कला वाकई बेमिसाल है। महाराज भी उपहार स्वरूप इस ईश्वरीय वस्त्र को देखकर बहुत प्रसन्न हैं। मगर उनकी इच्छा है कि पहले इसे धारण कर दरबार में सबको दिखाएं, ताकि सभी इसकी सुंदरता की प्रशंसा कर सकें। स्त्री राजा को धोखा देकर धन हड़पना चाहती थी, किंतु अब उसकी पोल खुल चुकी थी। वह उस वस्त्र को कैसे पहन सकती थी जो था ही नहीं। कोई चारा न देख वह राजा के पैरों पर गिर गई और क्षमा याचना करने लगी। स्त्री होने के कारण और गलती स्वीकार कर लेने के कारण राजा ने दया प्रदर्शित करते हुए उसे क्षमा कर दिया, किंतु उस स्त्री को स्वर्ण मुद्राओं की थैली वापस करनी पड़ी। दोस्तों, आशा है आपको तेनालीराम की कहानियां पसंद आ रही हैं। दोस्तों, आइए सुनते हैं तेनालीराम की तीसरी रोचक कहानी, स्वर्ग की कुंजी, की टू हेवन। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे की कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, एक बार विजयनगर में एक साधु का आगमन हुआ। वह नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर साधना करने लगा। विजयनगर में उसके बारे में यह बात प्रसारित हो गई कि वह एक सिद्ध साधु है जो चमत्कार कर सकता है। सभी लोग उसके दर्शन के लिए धन, भोजन, फल फूल के चढ़ावे के साथ जाने लगे। तेनालीराम को जब इस संबंध में ज्ञात हुआ तो वह भी साधु से मिलने पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि साधु के सामने चढ़ावे का ढेर लगा हुआ है और नगर के लोग आंखें बंद कर आराधना में लीन हैं। उसने देखा कि साधु अपनी आंखें बंद कर कुछ बुदबुदा रहा है। तेनालीराम कुशाग्र बुद्धि था। साधु के होठों की गति देख वह क्षण भर में ही समझ गया कि साधु कोई मंत्रोच्चार नहीं कर रहा है बल्कि अनाप शनाप कह रहा है। साधु ढोंगी था। तेनालीराम ने उसे सबक सिखाने का निर्णय किया। वह साधु के पास गया और उसकी दाढ़ी का एक बाल खींचकर तोड़ दिया और कहने लगा कि उसे स्वर्ग की कुंजी मिल गई है। उसने घोषणा की कि ये साधु चमत्कारी हैं। इनके दाढ़ी का एक अबर अपने पास रखने से मृत्यु उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह सुनना था कि वहां उपस्थित समस्त लोग साधु की दाढ़ी का बाल तोड़ने के लिए तत्पर हो गए। तेनालीराम द्वारा अपनी दाढ़ी का बाल खींचे जाने से हुई पीड़ा से साधु उबरा नहीं था। उसकी घोषणा सुन वह तुरंत समझ गया कि लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। वह जान बचाकर वहां से भाग गया। तब तेनालीराम ने उपस्थित लोगों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया और ऐसे ढोंगियों से दूर रहने की नसीहत दी। दोस्तों, आइए सुनते हैं तेनालीराम की चौथी रोचक कहानी, गुलाब का चोर, रोज थीफ। उससे पहले दोस्तों, कहानियाँ पसंद आ रही है तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए कृपया एक लाइक कर दो। दोस्तों, महाराज कृष्णदेव राय के राजमहल में एक बगीचा था जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल लगे हुए थे। सारे फूलों में लाल गुलाब के फूल महाराज को अति प्रिय थे, इसलिए माली को उन्होंने उन फूलों का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया था। महाराज जब भी बगीचे में भ्रमण करने आते तो लाल गुलाब के फूलों को देख प्रसन्न हो जाते। एक दिन जब वे बगीचे में भ्रमण के लिए आए तो पाया कि पौधों में लगे लाल गुलाब के फूलों की संख्या कुछ कम है। गुलाबों के कम होने का क्रम कई दिनों तक चला। ऐसे में उन्हें संदेह हुआ कि अवश्य कोई लाल गुलाब के फूलों की चोरी कर रहा है। उन्होंने बगीचे में पहरेदार लगवा दिए और उन्हें आदेश दिया कि जो भी लाल गुलाब का फूल तोड़ते हुए दिखे उसे तत्काल बंदी बनाकर उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। पहरेदार सतर्कता से बगीचे की निगरानी करने लगे। उनकी निगरानी रंग लाई और एक दिन चोर उनके हाथ लग गया। यह चोर और कोई नहीं बल्कि तेनालीराम का पुत्र था। जब यह बात तेनालीराम के घर तक पहुंची तो उसकी पत्नी बहुत चिंतित हुई और तेनालीराम से मिन्नतें करने लगी कि किसी भी तरह उसके पुत्र को छुड़ा कर लाए। तेनालीराम अविलंब राजमहल के बगीचे की ओर चल पड़ा ताकि महाराज के सम्मुख प्रस्तुत करने के पूर्व वह अपने पुत्र से मिल सके। रास्ते भर वह उसे बचाने का उपाय सोचता रहा। जब वह राजमहल के बगीचे में पहुंचा तो देखा कि पहरेदार उसके पुत्र को महाराज के सम्मुख प्रस्तुत करने की तैयारी में है। जब वह अपने पुत्र से बात करने को हुआ तो पहरेदारों ने यह कहकर रोक दिया कि अब अपने पुत्र से बंदीगृह में मिलना। तेनालीराम क्या करता? दूर खड़ा अपने पुत्र को पहरेदारों द्वारा ले जाता हुआ देखता रहा। उसका पुत्र जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था, पिताजी, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे बचा लीजिए, कृपया कुछ करिए। तेनालीराम दूर से ही चिल्लाया, मैं क्या कर सकता हूँ? अपनी तीखी जुबान का प्रयोग करो, शायद वही तुम्हें बचा पाए। पुत्र सोचने लगा कि ये पिताजी क्या कह गए, क्या इसका कोई अर्थ था? वह सोचने लगा और कुछ देर में उसे पिता द्वारा कही बात का अर्थ समझ में आ गया।
उसका अर्थ था कि तीखी जुबान का प्रयोग कर गुलाब के फूलों को खा लो। उसने ऐसा ही किया और रास्ते भर गुलाब के फूलों को खाता रहा। जब पहरेदार महाराज के सामने पहुंचे, तब तक वह सारे गुलाब खा चुका था। पहरेदार महाराज से बोले, महाराज, ये बालक ही लाल गुलाब के फूलों का चोर है। हमने इसे रंगे हाथ पकड़ा है। लज्जा नहीं आती? इतनी छोटी उम्र में चोरी करते हो? बड़े होकर क्या करोगे? महाराज क्रुद्ध होकर बोले। तेनालीराम का पुत्र बोला, मैंने कोई चोरी नहीं की महाराज। मैं तो बस बगीचे से जा रहा था और आपके पहरेदारों ने मुझे पकड़ लिया। कदाचित इनका ध्येय आपकी प्रशंसा का पात्र बनना है। किंतु महाराज, इसमें मुझ निर्दोष को सजा क्यों? अगर मैंने गुलाब चुराए होते तो मेरे पास गुलाब भी होते, लेकिन देखिए मेरे हाथ खाली है। महाराज ने देखा कि उसके हाथ में कोई गुलाब नहीं है। पहरेदार भी चकित थे कि सारे गुलाब कहाँ नदारद हो गए। रास्ते में अपनी धुन में वे ध्यान नहीं दे पाए कि कब तेनाली का पुत्र सारे गुलाब चट कर गया। अब बिना प्रमाण के यह साबित करना असंभव था कि वह गुलाब चोर हैं। महाराज पहरेदारों को फटकारने लगे, एक निर्दोष बालक को तुम कैसे पकड़ लाए? इसे अपराधी सिद्ध करने का क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? भविष्य में प्रमाण के साथ चोर को लेकर आना। इसे तत्काल छोड़ दो। तेनालीराम के पुत्र को छोड़ दिया गया। वह घर पहुंचा और अपने माता पिता से क्षमा मांगी और उन्हें वचन दिया कि भविष्य में बिना पूछे कभी किसी की कोई वस्तु नहीं लेगा, क्योंकि वह चोरी कहलाती है। तेनालीराम ने उसे क्षमा कर दिया। दोस्तों, आइए सुनते हैं तेनालीराम की 5वीं रोचक कहानी, लाल मोर रेड पीकॉक। दोस्तों, राजा कृष्णदेव राय अद्भुत और दुर्लभ वस्तुएं संग्रहित करने के शौकीन थे। ऐसी वस्तुएं लाने वाले व्यक्ति को वे उचित पुरस्कार दिया करते थे। इसलिए उनके दरबारी पुरस्कार की आशा और महाराज की नजर में चढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की दुर्लभ वस्तुओं की खोज में रहते थे। इसी क्रम में एक दिन उनका एक दरबारी अपने साथ लाल रंग का एक मोर लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। जब उसने वह मोर महाराज को भेंट स्वरूप प्रस्तुत किया तो महाराज के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। सारे दरबारी भी चकित थे, क्योंकि ऐसा अनोखा मोर कभी किसी ने नहीं देखा था। महाराज ने उस दरबारी से पूछा, तुम्हें यह अनोखा मोर कहाँ से मिला? दरबारी ने बताया, महाराज, मैं आपके लिए एक दुर्लभ भेंट की खोज में था, इसलिए पूरे देश में मैंने सेवक भेजे। मध्य प्रदेश के घने जंगलों में ये लाल मोर पाए जाते हैं। जब सेवक ने मुझे प्रकृति की इस सुंदर और अद्भुत रचना के बारे में सूचित किया तो मुझे आपके लिए ये सर्वोत्तम भेंट प्रतीत हुई और 200 स्वर्ण मुद्राओं में मैंने ये लाल मोर खरीद लिया। महाराज ने कोषाध्यक्ष से कहकर 200 स्वर्ण मुद्राएं तुरंत उस दरबारी को दिलवा दी और बोले, ये सुंदर लाल मोर हमारे राजमहल में बगीचे की शोभा बढ़ाएंगे। इसका मूल्य तुम्हें अभी दिया जा रहा है और 1 सप्ताह में तुम्हें उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। धन्यवाद कह वह दरबारी अपने स्थान पर बैठ गया। दरबार में उपस्थित तेनालीराम को प्रारंभ से ही दाल में कुछ काला प्रतीत हो रहा था। उनसे इस पूरी बात की पड़ताल करने का निश्चय किया। जब उसने पड़ताल की तो उसे ज्ञात हुआ कि उस दरबारी द्वारा नगर के ही एक होनहार रंगकार द्वारा सामान्य मोर को लाल रंग से रंगवाकर महाराज के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तेनालीराम ने उस रंगकार से कहकर 4 मोरों को सुर्ख लाल रंग में रंगवा लिया और अगले दिन उन्हें लेकर दरबार पहुंच गया। वह महाराज से बोला, महाराज, मेरे मित्र दरबारी द्वारा 200 स्वर्ण मुद्राओं में एक लाल मोर मंगवाया गया था। मैंने आपके लिए उतने ही मूल्य में 4 सुर्ख लाल मोर लेकर आया हूँ। तेनालीराम द्वारा लाए गए चारों मोर पहले लाए मोर से भी सुंदर थे। महाराज प्रसन्न हो गए और कोषाध्यक्ष से बोले, तेनालीराम को तुरंत 200 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। इस पर तेनालीराम अपने साथ खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बोला, महाराज, इस स्वर्ण मुद्राओं पर मेरा कोई अधिकार नहीं है।
बल्कि इन महाशय का अधिकार है। ये हमारे नगर के एक रंगकार हैं। इनके द्वारा ही इन 4 मोरों को लाल रंग से रंगा गया है और मित्र दरबारी द्वारा लाए गए मोर को भी। ये सुनना थे कि महाराज उस दरबारी पर क्रुद्ध हो गए जो पहले उनके लिए लाल मोर लेकर आया था। उन्होंने उसे 200 स्वर्ण मुद्राएं तत्काल लौटाने का आदेश दिया। साथ ही 50 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना भी लगाया। तेनालीराम की बुद्धिमानी ने धूर्त दरबारी की पोल खोलकर रख दी और महाराज को मूर्ख बनने से बचा लिया। महाराज ने तेनालीराम की भूरी भूरी प्रशंसा की और उसे उचित पुरस्कार भी दिया गया। दोस्तों, आइए सुनते हैं तेनालीराम की छठी रोचक कहानी, संतुष्ट व्यक्ति के लिए उपहार, गिफ्ट फॉर सैटिस्फाइड पर्सन। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे की कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और वाक्पटुता से महाराज कृष्णदेव राय सदा प्रसन्न रहते थे और समय समय पर तेनालीराम को भेंट प्रदान किया करते थे। तेनालीराम ने भी इन भेंटों को संग्रह कर अच्छी धन संपदा एकत्रित कर ली थी। एक दिन जब वह राज दरबार पहुंचा तो उसने कीमती वस्त्र और आभूषण धारण कर रखे थे, जिसे देख महाराज ने कहा, तेनाली, क्या तुम्हें आभास है कि तुम्हारी वेशभूषा और रहन सहन में बहुत परिवर्तन आ चुका है? प्रारंभ में तुम्हारी वेशभूषा अति साधारण रहा करती थी। क्या बात है? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, समय के साथ मनुष्य की वेशभूषा और रहन सहन परिवर्तित होती है और इसमें धन की विशेष भूमिका रहती है। आपके द्वारा दी गई भेंटों से मैंने पर्याप्त बचत की है। उन्हें ही खर्च कर मैं ऐसी वेशभूषा धारण कर पा रहा हूँ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है। इस स्थिति में तो तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, महाराज बोले। ये सुनकर तेनालीराम बात पलटते हुए बोला, महाराज, धन मेरे पास अवश्य है, किंतु इतना नहीं कि उसमें से दान पुण्य कर सकूं। तेनालीराम की ये बात महाराज को खटक गई। उन्होंने उसे लताड़ा कि राज्य के मुख्य सलाहकार के पद पर होते हुए उन्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तेनालीराम क्या करता? क्षमा याचना करते हुए बोला, महाराज, क्षमा करें, मैं अवश्य दान करूंगा। आप ही मुझे बताएं कि मुझे क्या दान करना चाहिए। महाराज ने उसे एक भव्य भवन का निर्माण कर दान में देने का परामर्श दिया। तेनालीराम ने महाराज के परामर्श पर अपनी स्वीकृति दे दी। उस दिन के बाद से तेनालीराम भव्य भवन के निर्माण में जुट गया। कुछ माह में भवन निर्मित भी हो गया। अब उसे दान में देने की बारी थी। लेकिन किसे? भवन यूं ही किसी को भी दान में दिया जाना उचित नहीं था। तेनालीराम के सोच समझकर उस भवन के सामने एक तख्ती टांग दी, जिस पर लिखा हुआ था, जो व्यक्ति उसके पास जो कुछ है उसमें प्रसन्न और संतुष्ट होगा, वही इस भवन को दान में लेने का पात्र होगा। समय व्यतीत होने लगा, किंतु कोई भी तेनालीराम के पास वह भवन दान में मांगने नहीं आया। एक दिन एक निर्धन व्यक्ति उस भवन के पास से गुजरा तो उसकी दृष्टि उस पर लगी तख्ती पढ़ी। तख्ती पढ़कर वह सोचने लगा कि इस नगर के लोग कितने मूर्ख हैं जो इस भवन को दान में मांगने नहीं जाते। क्यों न मैं ही इस भवन को मांग लूं। वह तेनालीराम के पास पहुंचा और उससे भवन दान में देने की याचना करने लगा। तेनालीराम ने पूछा, क्या तुमने भवन पर लगी हुई तख्ती पढ़ी है? हाँ, मैंने एक एक शब्द पढ़ा है, निर्धन व्यक्ति बोला। तो क्या तुम्हारे पास जो कुछ है तुम उसमें प्रसन्न और संतुष्ट हो? तेनालीराम ने फिर से पूछा। मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ, निर्धन व्यक्ति ने उत्तर दिया। तो फिर तुम्हें इस भवन की क्या आवश्यकता है? यदि तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो फिर तुम्हारी ये बात झूठी है कि तुम अपने जीवन में उपलब्ध चीजों से संतुष्ट हो। ऐसे में तुम इस भवन को दान में लेने के पात्र नहीं हो। तेनालीराम की बात सुनकर निर्धन व्यक्ति अपना सा मुंह लेकर चला गया।
उसके बाद कभी कोई उस भवन को दान में मांगने नहीं आया। कई दिन बीत जाने पर भी भवन दान में न दिए जाने की बात जब महाराज के कानों में नहीं पड़ी, तो उन्होंने तेनालीराम को बुलाया और इसका कारण पूछा। तेनालीराम ने सारी बात बता दी। महाराज यह बात सुन हंस पड़े कि तेनालीराम अपनी बुद्धिमत्ता से दान देने से भी बच गया। फिर उन्होंने पूछा कि अब इस भवन का क्या करोगे, तो तेनालीराम बोल पड़ा, किसी दिन शुभ मुहूर्त देखकर गृह प्रवेश करूंगा। दोस्तों आइए सुनते हैं तेनालीराम की 7वीं रोचक कहानी, महाराज का सपना, किंग्स ड्रीम। उससे पहले दोस्तों, कहानियां पसंद आ रही है तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए कृपया एक लाइक कर दो। दोस्तों एक दिन जब राजा कृष्णदेव राय दरबार में पहुँचे तो किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। जब वे सिंहासन पर विराजे तो दरबार की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व दरबारियों को बीती रात देखा अपना सपना सुनाने लगे। सपने में महाराज ने बादलों के बीच उड़ता हुआ एक सुंदर महल देखा था जो बहुमूल्य पत्थरों से बना हुआ था। हरा भरा बगीचा और फव्वारा उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। इतने में ही सपना टूट गया था, किंतु महाराज उसे भुला नहीं पा रहे थे। उन्होंने दरबारियों से पूछा कि इस सपने का क्या अर्थ है, क्या यह सपना पूरा करने योग्य है। तेनालीराम कहना चाहता था कि इस तरह का सपना व्यर्थ होता है, इसे भूल जाना चाहिए, किंतु उसके कहने के पहले ही राजगुरु बोल पड़ा, महाराज मेरे विचार में आपको ये सपना इसलिए आया ताकि आप इसे पूरा कर सकें। आपको अपने सपनों के महल का निर्माण करवाना चाहिए। राजगुरु लोभी और धूर्त प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह चाहता था कि महल निर्माण की जिम्मेदारी उसे दे दी जाए ताकि वह निर्माण में व्यय किए जाने वाले धन को स्वयं हड़प ले। तेनालीराम राजगुरु की योजना समझ गया था, किंतु वह कुछ कहता उसके पहले ही महाराज ने महल निर्माण की जिम्मेदारी राजगुरु को सौंप दी और उसे अगले ही दिन से कार्य प्रारंभ करने का आदेश दे दिया। दिन गुजरते रहे, राजगुरु ने महल निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया। महाराज जब भी उससे महल के बारे में पूछते तो वह निर्माण में हो रही देरी का कोई न कोई बहाना बना देता। वह महाराज से उनके सपने के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछता और उनके समय बढ़ाने के साथ साथ बजट के नाम पर धन भी ऐंठ लेता। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक वृद्ध व्यक्ति आया और न्याय की गुहार लगाने लगा। महाराज अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने वृद्ध को आश्वासन दिया कि उसे न्याय अवश्य दिया जाएगा और उससे उसकी समस्या पूछी। वृद्ध व्यक्ति बताने लगा कि वह एक धनी व्यापारी था, लेकिन एक सप्ताह पहले उसका धन लूट लिया गया और उसके परिवार की हत्या कर दी। महाराज से पूछा कि क्या वह जानता है कि ऐसा किसने किया। वृद्ध व्यक्ति बोला, कल रात मुझे एक सपना आया और उसमें मैंने देखा कि महाराज आपने और राजगुरु ने मेरा धन लूटा है और मेरे परिवार की हत्या की है। यह सुनकर महाराज क्रोधित हो गए और बोले, क्या अनाप शनाप बक रहे हो, तुम्हारा सपना मात्र एक सपना है, वो सच कैसे हो सकता है। वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं उस राज्य का निवासी हूँ जहाँ के राजा ने एक सपना देखा और अब उस असंभव सपने को पूर्ण करने में लगा हुआ है, तो अवश्य ही मेरा सपना भी सच ही होगा। उत्तर सुनकर महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ध्यान से वृद्ध व्यक्ति तो देखा तो समझ गए कि वह तेनालीराम ही है जो वेश बदलकर उन्हें उनकी गलती समझाने आया है। उन्होंने उसी समय अपने सपनों का महल बनाने का आदेश निरस्त कर दिया। दोस्तों आइए सुनते हैं तेनालीराम की 8वीं रोचक कहानी, 3 गुड़ियां 3 डॉल्स। दोस्तों कमेंट करके बताएं आपको कहानियां कैसी लग रही हैं। अगर आप इन्हें पसंद कर रहे हैं तो कृपया लाइक आइकन प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। दोस्तों एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पड़ोसी राज्य का एक धनी व्यापारी आया। महाराज को प्रणाम कर वह बोला, महाराज आपके राज्य में व्यापार के उद्देश्य से मेरा आगमन हुआ था। जहाँ भी मैं गया
वहाँ आपके दरबार के मंत्रियों की बहुत प्रशंसा सुनी, तो मैं आपसे और आपके मंत्रियों से भेंट करने आ गया। आपने ठीक सुना है, हमारे मंत्री कर्मठ और बुद्धिमान हैं। महाराज कृष्णदेव राय बोले। महाराज आप आज्ञा दें तो मैं आपके मंत्रियों की एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूँ, व्यापारी बोला। जब महाराज ने आज्ञा दे दी तब व्यापारी ने अपने थैले में से 3 गुड़ियां निकाली जो दिखने में एक सरीखी थीं। उन्हें महाराज को देते हुए वह बोला, महाराज ये तीनों गुड़ियां दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन इन सब में एक एक अंतर है। आपके मंत्रियों को वही अंतर पता लगाना है। मैं 30 दिनों के उपरांत पुनः दरबार में उपस्थित होऊंगा। आशा है तब तक आपके मंत्रीगण इसका उत्तर ढूंढ लेंगे। इतना कहकर वह चला गया। महाराज ने वो तीनों गुड़ियां तेनालीराम को छोड़कर अपने हर मंत्री को 3-3 दिनों के लिए दी ताकि वे उनमें अंतर ढूंढ सके, लेकिन कोई भी मंत्री इसमें सफल नहीं हो पाया। महाराज ने स्वयं भी उन गुड़ियों में अंतर ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वे भी सफल न हो सके। ऐसे में उन्हें चिंता सताने लगी कि यदि व्यापारी वापस आया और उसे पता लगा कि हमारा कोई भी मंत्री उसके प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाया है, तो ये राज्य के मंत्रियों के साथ साथ पूरे राज्य के लिए लज्जा की बात होगी। व्यापारी के आने में मात्र 3 दिन ही शेष रह गए थे। अब महाराज के पास अपने सबसे विश्वासपात्र तेनालीराम को बुलाने के अलावा कोई चारा शेष न था। उन्होंने तेनालीराम को बुलाया और उसे वह तीनों गुड़ियां देते हुए बोले, तेनालीराम हमें लगा था कि व्यापारी की दी हुई इन 3 गुड़ियों में अंतर हमारे दरबार के मंत्री ही ढूंढ लेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। हम भी इसमें सफल न हो सके। अब तुम ही हमारी आखिरी आशा हो। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम राज्य के सम्मान की रक्षा करोगे। तेनालीराम तीनों गुड़ियां लेकर घर चला गया। 2 दिनों तक बहुत देखने, समझने और सोचने के बाद भी उसे गुड़ियों में कोई अंतर समझ नहीं आया। तीसरे दिन भी वह सोचता रहा और शाम होते तक उसने वह अंतर ढूंढ लिया। रात में वह आराम से सोया और अगले दिन नियत समय पर दरबार पहुंच गया। वहां महाराज कृष्णदेव राय और सारे दरबारी उपस्थित थे, साथ ही पड़ोसी राज्य का व्यापारी भी। महाराज बोले, तेनालीराम व्यापारी महाशय को तीनों गुड़ियों का अंतर बताओ। तेनालीराम अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, महाराज ये तीनों गुड़ियां दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन इन सब में एक अंतर है जो इन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। पहली गुड़िया के एक कान और मुंह में छेद है, दूसरी गुड़िया के दोनों कान में छेद है, तीसरी गुड़िया के बस एक कान में छेद है। बिल्कुल सही बोले तेनालीराम, लेकिन ये भी बताओ कि इन छेदों का अर्थ क्या है? व्यापारी बोल पड़ा। तेनालीराम ने सेवक से कहकर 3 पतले तार मंगवाए। पहला तार पहली गुड़िया के कान के छेद में डाला, वह मुंह के छेद से बाहर आ गया। सबको यह दिखाते हुए तेनालीराम बोला, ये पहली गुड़िया जिसके एक कान और मुंह में छेद है, ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जिसे कोई गुप्त बात बताने पर वह उसे गुप्त न रखकर दूसरों को बता देता है। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर उसने दूसरी गुड़िया के कान के छेद में तार डाला, वह तार दूसरे कान के छेद से बाहर निकल आया। वह बोला, यह दूसरी गुड़िया जिसके दोनों कान में छेद है, ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो किसी भी बात को एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है। ऐसा व्यक्ति आपकी किसी बात को कोई महत्व नहीं देता। फिर उसने तीसरी गुड़िया के कान में तार डाला, वह तार उसके अंदर ही रहा। यह दिखाकर तेनालीराम बोला, यह तीसरी गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो किसी भी गुप्त बात को अपने हृदय में छुपाकर रखता है। ऐसे व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। तेनालीराम का उत्तर सुनकर महाराज और व्यापारी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसकी बुद्धिमानी की दिल खोलकर प्रशंसा की और पुरस्कार भी दिए। तब तेनालीराम बोला, महाराज
मैंने आपको इन 3 गुड़ियों के चरित्र का एक अन्य वर्णन भी बताता हूँ। पहली गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो स्वयं ज्ञान प्राप्त कर वह ज्ञान दूसरों में बांटता है। दूसरी गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो ज्ञान की बात भी कभी ध्यान से नहीं सुनता। तीसरी गुड़िया ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो स्वयं तो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लेकिन वह ज्ञान अपने भीतर ही छुपा कर रखता है और कभी दूसरों को नहीं बताता। यह वर्णन सुनकर व्यापारी कहता है, तेनालीराम, तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम उससे भी कहीं अधिक बुद्धिमान हो। व्यापारी महाराज कृष्णदेव राय से विदा लेकर चला जाता है। इस तरह तेनालीराम के कारण राज्य का सम्मान व्यापारी के सामने बच जाता है। दोस्तों, आइए सुनते हैं तेनालीराम की 9वीं रोचक कहानी, चोटी का किस्सा, स्टोरी ऑफ ब्रेड। दोस्तों, उससे पहले कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और यह मुझे प्रोत्साहित करेगा। थैंक्स। दोस्तों, एक बार महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, बताओ तेनाली, ब्राह्मण अधिक चतुर होते हैं या व्यापारी? महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यापारी ब्राह्मणों से कहीं अधिक चतुर होते हैं, तेनालीराम ने उत्तर दिया। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो तेनाली? महाराज बोले। महाराज, यदि आप अवसर प्रदान करें तो मैं जो कह रहा हूँ वह प्रमाणित करके भी दिखा सकता हूँ, तेनालीराम ने आत्मविश्वास के साथ कहा। ठीक है, तो कल प्रमाणित करके दिखाओ। जैसी महाराज की आज्ञा, किंतु मेरी एक शर्त है कि कल मैं जो कुछ भी करूं, आप उसके बीच में कुछ न कहें, नहीं किसी अन्य को कोई रोड़ा डालने दें। महाराज ने तेनालीराम की बात मान ली। अगले दिन दरबार लगा। समस्त दरबारी दरबार में उपस्थित थे। राजगुरु भी अचानक तेनालीराम राजगुरु से बोला, राजगुरु जी, मेरा आपसे एक निवेदन है। यदि आपको मेरा निवेदन बुरा लगे तो क्षमा करें, किंतु ये अति आवश्यक है। ऐसा क्या निवेदन है तेनालीराम? राजगुरु ने पूछा। महाराज को आपको चोटी चाहिए, इसलिए उनके लिए आपको अपनी चोटी का बलिदान देना होगा, अर्थात आपको अपनी चोटी कटवानी पड़ेगी, हाथ जोड़कर तेनालीराम बोला। ये सुनते ही राजगुरु का खून खौल उठा। क्रोध में लाल पीला होकर वह तेनालीराम को खरी खोटी सुनाने लगा। तब तेनालीराम उन्हें शांत करते हुए बोला, राजगुरु जी, बदले में चाहे आप मुंहमांगा दाम मांग ले, किंतु चोटी तो आपको कटवानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये महाराज की आज्ञा है। राजगुरु समझ गया कि वह महाराज की आज्ञा के विपरीत नहीं जा सकता। फिर चोटी का क्या है? वह कुछ दिनों में पुनः उग आएगी। वह सोचने लगा कि इसके बदले उसे कितनी स्वर्ण मुद्राएं मांगनी चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, ठीक है, यदि ऐसा करना अति आवश्यक है तो मैं अपनी चोटी कटवाने तैयार हूँ, किंतु चोटी के बदले मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। खजांची को कह खजाने से 5 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर राजगुरु को दे दी गई और नाई बुलवाकर उनकी चोटी कटवा दी गई। कुछ देर बाद नगर के सबसे बड़े व्यापारी को बुलवाया गया। तेनालीराम ने उससे भी कहा कि महाराज कृष्णदेव राय को उसकी चोटी चाहिए, इसलिए उसे अपनी चोटी कटवानी पड़ेगी। व्यापारी बोला, महाराज की आज्ञा मैं कैसे टाल सकता हूँ, लेकिन मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। अपनी चोटी के बदले तुम जो कीमत मांगोगे वह तुम्हें दी जाएगी, तेनालीराम बोला। व्यापारी कहने लगा, मैं महाराज से क्या मांग सकता हूँ, किंतु इतना कहूँगा कि इस चोटी की लाज बचाने के लिए अपनी पुत्री के विवाह में मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी थी। फिर अपने पिता की मृत्यु के समय भी इस चोटी को बचाने के लिए मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी पड़ी थी। तो ठीक है, तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, तेनालीराम कह ही रहा था कि व्यापारी बोला पड़ा, मेरी बात पूरी सुन लीजिए श्रीमान। बोलो, क्या कहना है? श्रीमान, आज भी बाजार में इस चोटी के बदले मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं आसानी से उधार मिल जाएंगी, अपनी चोटी पर हाथ फिराते हुए व्यापारी बोला।
तो इसका अर्थ है कि तुम्हें अपनी चोटी के बदले 15,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए? तेनालीराम ने पूछा। अब मैं क्या कहूँ, बस महाराज की कृपा हो जाए, व्यापारी खिसियाते हुए बोला। तुरंत खजाने से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर व्यापारी को दी गई। नाई तो पहले से ही दरबार में उपस्थित था। व्यापारी अपनी चोटी कटवाने बैठ गया। नाई भी उसकी चोटी काटने आगे आया, लेकिन जैसे ही उसने व्यापारी की चोटी काटने उस तरह निकाला, व्यापारी तुनक कर बोला, ए नाई, जरा देख के भूलना नहीं कि ये महाराज की चोटी है। व्यापारी के ये शब्द महाराज कृष्णदेव राय को अपमानजनक लगे। वे क्रोधित हो गए और उन्होंने सैनिकों से कहकर व्यापारी को दरबार से बाहर फेंकवा दिया। व्यापारी के हाथ में पहले ही 15,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली थी। उसने भी वहां से चंपत होने में देर नहीं लगाई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद तेनालीराम महाराज से बोला, महाराज, मैंने अपनी बात सिद्ध कर दी। आपके देखा कि राजगुरु जी ने 5 स्वर्ण मुद्राओं के बदले अपनी चोटी गवा दी, लेकिन वो व्यापारी 15,000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया और अपनी चोटी भी नहीं कटवाई। हुआ न व्यापारी ब्राह्मण से अधिक चतुर। यह सुनकर महाराज सहित सारे दरबारी हंस पड़े। दोस्तों, आइए सुनते हैं तेनालीराम की 10वीं रोचक कहानी, नाई की उच्च नियुक्ति, हाई अपॉइंटमेंट ऑफ बार्बर। दोस्तों, शाही नाई का महाराज कृष्णदेव राय के बाल काटने और दाढ़ी बनाने महल में आना जाना लगा रहता था। जब वह राज दरबारियों को देखता तो स्वयं भी राज दरबारी बनने सपने देखा करता था। एक दिन जब वह महल आकर महाराज कृष्णदेव राय के शयन कक्ष में गया तो देखा कि महाराज गहरी नींद में सोए हुए हैं। उसने सोते सोते ही उनकी दाढ़ी बना दी। महाराज जब उठे और देखा कि उनकी दाढ़ी बनी हुई है तो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने नाई को बुलवाकर कहा, हम तुम्हारे काम से अति प्रसन्न हैं। मांगो क्या मांगते हो, आज हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। नाई तो ऐसे ही किसी अवसर की ताक में था। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यदि आप मेरी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मुझे अपना दरबारी बना लीजिए, क्योंकि मेरी आपका दरबारी बनने की इच्छा है। महाराज कृष्णदेव राय ने बिना सोचे समझे ही उसे अपना दरबारी बनाने की हामी भर दी। नाई बहुत खुश हुआ और सभी जगह यह बात बताने लगा। जब दरबारियों को ये बात पता चली तो वे चिंतित हो गए। नाई को दरबार के कार्यों की कोई जानकारी नहीं थी। वैसे अज्ञानी व्यक्ति को दरबारी बनाना राज्य के कार्यों पर विपरीत प्रभाव डाल सकता था। दरबारी ये बात समझते थे, लेकिन महाराज से कौन कहता। किसी में ये कहने का साहस नहीं था। वे सभी तेनालीराम के पास गए और उसे सारी बात बताकर इस समस्या का कोई हल निकालने को कहा। तेनालीराम ने उन्हें आश्वासन देकर वापस भेज दिया। अगले दिन रोज की तरह महाराज सुबह सुबह नदी किनारे टहलने गए। वहां उन्होंने देखा कि तेनालीराम एक काले को कुत्ते को रगड़ कर नहला रहा है। ये देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तेनालीराम से बोले, सुबह सुबह ये क्या कर रहे हो तेनाली? तेनालीराम बोला, महाराज, मैं इस कुत्ते को रगड़ कर नहला रहा हूँ ताकि ये सफेद हो जाए। अरे काला कुत्ता सफेद कैसे होगा तेनाली? महाराज ने हंसते हुए पूछा। महाराज, जब एक अयोग्य व्यक्ति राज दरबारी बन सकता है तो काला कुत्ता भी सफेद हो सकता है, तेनालीराम ने उत्तर दिया। महाराज समझ गए कि तेनालीराम का इशारा किस ओर है। उन्होंने नाई को राज दरबारी न बनाकर वही स्थान दिया जिसके लिए वह उपयुक्त था। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी। पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ और खुश रहें। नमस्कार दोस्तों।